हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 to 25 के सॉल्यूशन फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीज। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है ये जो पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, दीज आर बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्योंकि वर्क एक डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दिस इज टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैसे फाइंड करते हैं बेटा? ए डॉट बी हमारे पास होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे फाइंड करते हैं? ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। डॉट प्रोडक्ट, जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 1 इंटू -1 -1 प्लस फिर जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 2 इंटू 1 2, फिर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट -1 इंटू -2 -1 इंटू -2 प्लस 2 डिवाइड बाय फिर ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा? इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, जे के कोफिशिएंट का 2, के कोफिशिएंट का 1। ऐसे ही बी की मैग्नीट्यूड, उसके जो कोफिशिएंट है 1 1 2 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास? 3, नीचे बच गया √6 इंटू √6 यानी कि 3/6 1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री, और आप इसको लिख सकते हैं π/3 रेडियन। 60 डिग्री और π/3 रेडियन। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है बच्चों? द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर then their dot product is 0। ये भी डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। if vector are perpendicular then their dot product is 0। डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए बेटा। i के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 5 इंटू 1 5, j के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लैम्डा इंटू -2 यानी कि -2 लैम्डा, फिर k के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा? +1। तो ये 6 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों? 3। लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 3। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ये यानी कि आपको यहां पर इन दोनों का क्या फाइंड करना है? डॉट प्रोडक्ट। तो आपने इससे पहले दोनों क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट ही तो किया है। तो कैसे करेंगे? आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, यहां तो आई का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0 से। जे के कोफिशिएंट को 2 इंटू -1 तो ये कितना आ जाएगा? -2। फिर -1 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा? -1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? -3। तो आंसर शुड बी डी ऑप्शन। क्लियर है? तो ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड थे वेक्टर के। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 and 5 आर ऑल्सो बेस्ड ऑन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें बेटा तो कहता है ए वेक्टर इज दिस वन। ए वेक्टर में दिया है 2i -3j -k कैप। बी वेक्टर हमें क्या दिया है बेटा? -6i +9j +3k। ओके, अगर आप इसमें से -3 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 2i -3j -k। क्या ये बात समझ में आई? तो आप बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो? -3 टाइम्स ए वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? एंटी पैरेलल। इसने फर्स्ट में दिया है बोथ आर इक्वल वेक्टर, नो। बोथ आर पैरेलल वेक्टर, नो। बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर, नो। तो आंसर क्या आना चाहिए? नन ऑफ दिस। यहां से हमें क्या पता चलता है? ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, क्योंकि बीच में यहां पर क्या है? नेगेटिव साइन है। बट
जो आपकी बुक है, बुक में आंसर दे दिया गया है बी बेटा, क्योंकि उसने पैरेलल और एंटी पैरेलल में डिफरेंस नहीं किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, डी आंसर आना चाहिए था। बुक में बी गिवन है, बी नहीं होगा, एंटी पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। ये दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं, पैरेलल में डायरेक्शन सेम, एंटी पैरेलल में डायरेक्शन ओपोजिट। ओके, तो इसमें करेक्शन करनी है, बुक में आपको करेक्शन करनी है बेटा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एंगल बिटवीन, यहां फिर से हमें एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट फिर से करना है बच्चों, आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 3 इंटू 5 15, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 4 इंटू 4 प्लस 16, के कोफिशिएंट का -5 प्लस 3 यानी कि -15 डिवाइड बाय ए। यहां पर एफ और डी था, मैं यहां पर ए बी लिख गया बेटा। अगर आपको यहां पर एफ और डी करना है तो आप एफ डी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं है। एफ डी यहां क्या आ जाएगा, एफ डी, यहां एफ डी, यहां क्या आ जाएगा एफ। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। डी का क्या होगा बेटा, फिर से वही कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। ये 15 15 कैंसल, ऊपर क्या बच गया बेटा 16, नीचे 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50, दैट मीन्स इट बिकम्स 5√2। सेम हेयर 5√2, तो ये हमारे पास बन गया 60, 25 इंटू 2 8/25। अब अगर आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 32/100 यानी कि 0.32। तो थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स 0.32। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, विच वर बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्क एनर्जी थ्योरम। इट इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ये क्या होता है, नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जो भी फोर्सेस लग रही हो, जो भी फ्रिक्शनल फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स, जो भी फोर्सेस लग रही हैं, उन सबका जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक। अगर आप ऑप्शन में स्टडी करें, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी of the particle is equal to work done on it by the net force। yes बेटा, जो सभी फोर्सेस का वर्क डन है, या सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो, नेट फोर्स का वर्क डन ले लो, दोनों बातें क्या हैं, सेम। वर्क एनर्जी, सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन बाय वन ऑफ द फोर्स एक्टिंग, नो, इट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, द नेट फोर्स बेटा। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नो। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 0.1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम है, पॉइंट नहीं है, 1 ग्राम है बेटा, फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, रीचेज द ग्राउंड। तो यहां से ये रेस्ट से शुरू हुई होगी बेटा, रीचेज द ग्राउंड, ये कितने
reaches the ground with the speed 50 meter per second. If the resistive force is proportional to speed, work done by the resistive force, कोई फर्क नहीं पड़ता resistive force कैसी भी हो, net work done is equal to change in kinetic energy. कौन कौन वर्क करेगा? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी और एक जो हमारे पास ये रेजिस्टिव फोर्स है ये काम करेगी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ये ड्रॉप नीचे गिर रही होगी बेटा तो mg नीचे लगेगा और इस ड्रॉप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किस तरफ है? नीचे की तरफ. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? mgh cos 0, mgh cos 0. रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निकालना है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल 0. मास बेटा 1 ग्राम, 1/1000, g 10, h कितना है? 1 किलोमीटर, 1000, cos 0 1. वर्क डन बाय रेजिस्टिव हाफ. मास कितना है? 1/1000. स्पीड कितनी है? 50 का स्क्वायर. अगर आप मेरा साथ दें तो ये कट जाएगा. यहां क्या बच गया? 10 प्लस वर्क डन. किसके बराबर आ गया बच्चों? ये 2500 डिवाइड बाय 2 इंटू 1000, तो ये आ गया 1.25. 10 को इधर ले आइए तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या बच गया? -8.75 जूल. कितना बच गया बच्चों? -8.75 जूल. ओके, क्लियर है सबको? उम्मीद है बेटा यहां तक आपको समझ में आया होगा. फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. वहां आप अपनी जो प्रॉब्लम है, जो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, वो शेयर कर सकते हैं. मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8. 8 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा? कहता है अ बॉडी ऑफ मास 4 kg. एक बॉडी है जिसका मास 4 kg है. मूविंग विद मोमेंटम दे दिया बेटा, तो मोमेंटम से आप क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी. तो कितनी हो जाएगी? मोमेंटम 8, मास 4, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी? 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है बेटा? अब हमें क्या कहता है? फोर्स, एक फोर्स लग रही है 0.2 न्यूटन की, तो इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा. फोर्स अपॉन मास 0.2 डिवाइड बाय 4, तो 1/20. क्लियर है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यही होगा बेटा. अगर ऐसा है, अब कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया. अगर मान लो ऑपोजिट होता तो मैं यहां साइन बदल देता. ऑफ द बॉडी फॉर 10 सेकेंड्स, मान लेते ये t0 है, तो 10 सेकेंड्स पे यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? v वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी? u कितना है? u प्लस 80 कर लेते हैं. u कितना है? 2. a कितना है? 1/20 टाइम 10 है, तो ये आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड. तो आपसे क्या पूछा गया है? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल हाफ m u स्क्वायर. हाफ m बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो मास कितना है बेटा? 4. v कितना है? 2.5 का स्क्वायर. u कितना है? 2 का स्क्वायर. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2, ये कट गया. ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b 4.5, a माइनस b 0.5, तो ये हमारे पास 1 हो गया और ये कितना बच गया? 4.5 जूल. तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4.5 जूल. क्लियर है बेटा? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है बेटा? गौर से देखिए. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is released from rest from the top of a smooth inclined plane. From the top of a smooth inclined plane. यहां से रेस्ट से छोड़ दिया गया है
इसकी इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है हाइट h है, लेंथ l है। इट्स स्पीड एट द बॉटम इज प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास प्लेन कैसा है, स्मूथ है बेटा, तो फ्रिक्शन लगेगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स वर्क करेगी बेटा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी। आप इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप एनएलएम और काइनेमेटिक्स यूज करके भी कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां आप इसमें यूज कर सकते थे, एल दिया ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2al। v फाइंड करना है, u 0 है, 2 एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा l। यहां से ध्यान से देखिए, l साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ गया बेटा 2gh, तो v कितना आ जाएगा 2gh। ये मास के प्रोपोर्शनल है नहीं है, तो ये मास के क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। m की पावर 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप इस पे लगाना चाहें तो आप कैसे लगा सकते हैं बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कौन सा है, mg साइन थीटा, फोर्स है इधर डाउन द प्लेन, और ये लेंथ l है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल 0। तो देखिए सेम, m से m कट गया, v इक्वल टू 2g साइन थीटा, l साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, h। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m की पावर 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ m। क्लियर है बेटा, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। एक बॉडी को हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर लेकर जा रहे हैं। अगर हमें ऊपर लेकर जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, बट वेट किधर लगेगा बेटा, डाउनवर्ड। वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा, ऊपर। तो क्या कहता है, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम इन सेम डायरेक्शन। अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में एंगल कितना है बच्चों, 180, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है, अ वेट लिफ्टर लिफ्ट अ वेट। एक वेट लिफ्टर ने यहां से वेट ऊपर की तरफ उठाया बेटा, तो उसको इधर फोर्स लगानी पड़ी होगी, और ये इसके पास डिस्प्लेसमेंट है, और यहां जाकर वेट को क्या रखा है, होल्ड, एंड देन होल्ड इट अप। वर्क इज डन इन लिफ्टिंग एज वेल एज होल्डिंग। लिफ्टिंग में बेटा, लिफ्टिंग में वर्क होगा Fs cos 0, बट जब होल्ड करेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया जब इसने होल्ड करके रखा हुआ है, तो इस वेट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो फोर्स तो लग रही है, होल्ड करने के लिए फोर्स तो लग रही है, बट डिस्प्लेसमेंट 0 से वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो नो वर्क इन डन इन बोथ लिफ्टिंग एंड होल्डिंग। वर्क इज डन इन लिफ्टिंग बट नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन इन होल्डिंग इट अप। तो मैकेनिकल वर्क क्या कहता है, सिर्फ लिफ्टिंग में वर्क होगा, होल्डिंग में वर्क नहीं होगा। ओके, तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी बेटा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वेक्टर यूज हो रहा है। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वाई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, सिर्फ वाई। तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो सकता है, सिर्फ जे के अलोंग। और जो फोर्स है वो हमारे पास बेटा -i
प्लस 2J प्लस 3K। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, ये होता है F डॉट ds। जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें I का कोफिशिएंट -1, इसमें 0, तो वो 0 आ जाएगा बेटा। इसमें J का कोफिशिएंट dy, इसमें 2, तो 2 इंटू dy। और इसमें J का K का कोफिशिएंट 0, इसमें 3, तो ये 0, तो 2 भी कॉमन आ गया बेटा। इंटीग्रेशन किसकी होगी, y की। 2 इंटू वाई, कहां से कहां वेरी कर रहा है, डिस्टेंस कितना मूव करना है, 4 मीटर। आप 2 to 6 ले सकते हैं, 0 to 4 ले सकते हैं, तो 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 8 जूल। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ये तो ऐसे ही है। अब अगर आपको दिख रहा है फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स में सारी टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट। कोई भी टर्म इनमें से एक्स वाई जेड की फॉर्म में नहीं है। तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास, वो एफ एस कॉस थीटा। और इसे आप ये भी तो लिखते हैं फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इज इन वाई डायरेक्शन। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लोगे, सिर्फ वाई डायरेक्शन का। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4, तो सीधा क्या आ जाएगा, 8। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, अगर आपको डायरेक्ट लगाना है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। बट अगर ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में होती फिर आपको ये इंटीग्रेशन करनी पड़ती बेटा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है हमें, पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस, टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो यानी कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम क्या होगा बेटा, आई के कोफिशिएंट का सम 4 + 3 7, जे के कोफिशिएंट का सम j + j 2j, के कोफिशिएंट का सम -3 -1 -4, यही होगा बेटा। तो इसको अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं 7i 2j -4। फिर अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल क्या है, ये वाली, और इनिशियल क्या है, ये वाली। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 5 - 1 4, 4 - 2 2, 1 - 3 -2 के। समझ गए बेटा, ये तो आप कर लेंगे। दिस माइनस दिस आपको करना था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आप देखें वर्क, वर्क क्या होता है बेटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए फिर से वही जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट 7 × 4 28, 2 × 2 4, -4 × -2 +8, तो कितना हो जाएगा बेटा, 40 जूल्स। तो क्या आंसर आएगा, 40 जूल्स। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है किसी क्वेश्चन में, कोई डाउट रहता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 14, ये सर आपने पहले 14 क्यों नहीं बोला, यहां पर भी बेटा बात है, इसलिए नहीं बोला कि हम पहले 15 देखेंगे। पहले क्या देखेंगे बेटा, 15 नंबर क्वेश्चन है देखेंगे। क्यों, क्योंकि जो 14 है वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताने वाले हैं आपको, क्या है ध्यान से देखिए। पहले हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ चेन ऑफ लेंथ L, मास M
इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल, ये जुड़ी हुई है। ये इस तरीके से अपन यहां पर हमने जो चेन है वो बना ली। ठीक है भी, चेन की जो चेन का जो मास है वो m है, लेंथ l है। इट्स 1/3 पार्ट इज हैंगिंग, l/3 पार्ट इज हैंगिंग। अब क्या कह रहा है, हैंगिंग वर्कर रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। यहां पर एक वर्ड लिखा जाता है स्लोली, वो इसने मिस कर दिया। इसको हम यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के धीरे धीरे इस टेबल के ऊपर खींच रहे हैं। तो फाइनली बेटा ये इनिशियल थी, फाइनली ये सारी चेन जो है किस पे आ जाएगी, टेबल। तो जो हमें वर्क करना पड़ता है, वर्क डन, वो किसके बराबर होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब हम स्लोली लिखते हैं तो वेलोसिटी केप्ट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो। एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर आ जाता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि यहां दो फोर्सेस काम करेंगी, ग्रेविटी इसे नीचे खींचने की कोशिश करेगी, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर ले जाने की। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स बेटा, तो ये होता है माइनस डेल्टा यू, तो ये आ गया डेल्टा यू। तो अल्टीमेटली अगर मुझे यहां वर्क निकालना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, फाइनल एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ये इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसकी होती है, अगर हम इसको रेफरेंस मान लें, टेबल की सरफेस को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। तो ये जो मास इसके ऊपर पड़ा है, ये जो मास इसके ऊपर पड़ा है बेटा, इस मास की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज दिस मास लाइज ऑन अ टेबल। बट दिस हैंगिंग पार्ट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी। इस हैंगिंग पार्ट का मास कितना होगा, m/3। क्यों, l लेंथ का मास m है, तो l/3 लेंथ का मास कितना होगा, m/3। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे m/3 g। अब जब हमारे पास मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां से मेजर की जाती है बेटा, सेंटर से। कहां से मेजर की जाती है, सेंटर से। तो l/3 का आधा क्या होगा, l/6 बेटा। और अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो रेफरेंस से नीचे हो तो क्या लगता है, माइनस साइन। ये माइनस क्यों लगता है, बिलो रेफरेंस। तो बेटा ये हमारे पास कितनी आ गई, -mgl/18। फाइनल एनर्जी बेटा, होल चेन लाइज ऑन द टेबल। ये कंप्लीट चेन किस पे लाई कर रही है, टेबल पे। तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो यहां पुट कर दीजिए जीरो माइनस mgl/18। तो क्या आ जाता है बेटा, वर्क mgl/18 आ जाता है। ठीक है, दिस इज द वर्क डन इन पुलिंग द चेन कंप्लीटली ऑन अ टेबल। अब यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बेटा कि अगर ये चेन जो हैंगिंग पार्ट है वो l/n हो सकता है जब आप कोई प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, वहां ये क्या हो सकता है, l/n। n इज अ नंबर, तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाता है, mgl/2n²। क्या बन जाता है बेटा, mgl/2n²। यहां n की वैल्यू क्या थी, l/3 था ना, तो n की वैल्यू क्या थी, 3। तो अगर ये 3 था तो यहां पुट कर देंगे, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 18। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया, जो अक्सर क्लास में कहा जाता है कि आपको याद रखना है बेटा। इसमें वेरिएशन आती हैं, l/4 लेंथ हैंग कर रही है, l/6 लेंथ हैंग कर रही है, l/2 कर रही है, l/3 कर रही है। तो आप फिर फटाफट इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 भी मैं इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहता हूं। कैसे बेटा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो ये कह रहे 2 मीटर लॉन्ग रॉड चेन है और कितनी लेंथ हैंग कर रही है बेटा, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर।
अगर मैं इसे L बाय एन लिख दूं तो ये 0.6 है बेटा, L कितना है 2, ये n, तो n कितना आ गया 2 बाय 0.6 10 बाय 3, तो मुझे n की वैल्यू मिल गई बेटा। तो वर्क किसके बराबर था, वर्क था mgl बाय 2 टाइम्स n स्क्वायर। मास कितना है चेन का 4 kg, g है 10, लेंथ कितनी है 2 इंटू 2, n की वैल्यू आपने क्या लिख ली वहां पर 10 बाय 3 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट गया 40, नीचे आ गया 100 बाय 3, ये ऊपर चला गया बेटा 12 बाय 10 1.2 जूल। क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, कुछ गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ कर दी हमने, ध्यान से देखते हैं बेटा। mgl बाय, यहां पर देखिए यहां 9 आना था, 3 का स्क्वायर था 9, तो ऊपर क्या आना था 36, 3.6 जूल यहां पर आना। छोटी सी वो कैलकुलेशन एरर बेटा, अक्सर ऐसी एरर आपके नंबर खा जाती है, बट यहाँ 1.2 कोई था नहीं, तो इस वजह से सेफ रह गए। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा 3.6। समझ में आया। आप इस फॉर्मूला में यहां L बाय एन होता है, तो जो भी लेंथ हमें यहां दी होगी, ये लेंथ दे दी हमें 60, मैंने इसको क्या लिख लिया L बाय एन, तो मुझे n मिल गया बेटा। यहां से जैसे ही n मिला मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, आई विल गेट माई आंसर। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है, रिजल्ट आपको याद रखना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक 6 न्यूटन फोर्स लगाई गई ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो यहां फ्रिक्शन भी होगी, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे दिया आपको 0.1 दे दिया बेटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी लग सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गई म्यू एन आर 0.1 इंटू 2 इंटू 10 यानी कि 2 न्यूटन, और एफ जो अप्लाइड है वो इससे बड़ी है तो फ्रिक्शन 2 लगेगी बेटा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में देखना है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है 0, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा f माइनस एफ डिवाइड बाय m, 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह आ गया बेटा। तो अब हमें वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2, टाइम 10 सेकेंड, तो ये कितना आ गया बेटा 100। अब हमें नेट वर्क डन नहीं पूछा बेटा, क्या पूछा है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों में एंगल, जिधर अप्लाइड फोर्स है उसी तरफ ये ब्लॉक मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर होगा, तो दोनों में एंगल क्या है 0। तो क्या आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 100 इंटू 1, दिस इज गोइंग टू बी 600 जूल्स। तो क्या आंसर आएगा 600 जूल्स। अगर पूछा जाता वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो आप फ्रिक्शनल फोर्स 2 लेते बेटा, डिस्प्लेसमेंट 100, और दोनों में एंगल कितना है, फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट cos 180 माइनस 1। तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा जाता, जो पूछ रखा है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में वर्क डन बाय फ्रिक्शन एफ एस cos 180, तो फ्रिक्शन कितनी है 2, एस 100, cos 180 माइनस 1, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस 200 जूल्स। ओके, क्लियर है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is pushed up a surface inclined to horizontal at an angle 30 degree by the force 10 Newton. Parallel to the inclined surface as shown. Coefficient of friction
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है बेटा आपको 0.1, यानी कि यहां पर क्या एक्ट करेगी फ्रिक्शन और साथ में क्या एक्ट करेगा mg sin थीटा। इफ द ब्लॉक इज पुश्ड अप बाय 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर की तरफ पुश किया गया है, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वाओ सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये क्या होता है बेटा अगर मैं देखूं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये एक प्लस माइनस का गेम हो सकता है बेटा, यहां वो नहीं दिया इसने बट पेपर में प्लस माइनस की गेम हो सकती है। यहां वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आ जाए तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स, जो वो फोर्स वर्क करेगी उसके अगेंस्ट जो करेंगे वो नेगेटिव होगा बेटा। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट s, एंगल दोनों में 180, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स किधर लग रही है नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर, तो 180। अब अगर आप ध्यान से देखें माइनस वे mg कितना है 1 इंटू 10 साइन 30 1/2, डिस्प्लेसमेंट कितना था यहां डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर, 10 मीटर कॉस 180 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस है प्लस, 100 इंटू 100 सॉरी 10 इंटू 10 100/2 50, तो इट इज गोइंग टू बी 50। अगर यहां प्लस माइनस 50 वाली दो ऑप्शन होती है, प्लस 50 एक माइनस 50, तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर सकते थे, बट अगेंस्ट ग्रेविटी इट इज अ प्लस 50, बाय ग्रेविटी इज अ माइनस। ओके बेटा, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फिगर शोज 4 सिचुएशंस इन विच अ फोर्स इज अप्लाइड, इन विच a force is applied to on a block, another force is applied on a block. In all 4 cases force has the same magnitude and the displacement of the block is to the right, right की तरफ displacement है, इधर displacement, इधर displacement, इधर displacement और इधर displacement of same magnitude, सभी में सेम है। In which of the following cases work done by applied force is 0? बेटा फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो एंगल कितना है 90, तो वर्क डन क्या हो गया fs cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया। सेकंड केस में एंगल इज 180, तो वर्क क्या होगा नेगेटिव होगा, सेकंड केस में वर्क क्या होगा नेगेटिव। थर्ड केस में दोनों में 0 एंगल है, वर्क क्या होगा पॉजिटिव। फोर्थ में एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वर्क फिर से क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। तो हमें तो 0 देखना था, तो 0 है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, जब फ्रिक्शन काम करती है बेटा, जब हमारे पास फ्रिक्शन काम करती है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो हम काम करते हैं वो हमारी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो फ्रिक्शन काम करती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी को कम करती है। जैसे मान लो यहां पर स्पीड है, स्पीड यहां चल रही है बेटा, अगर हम यहां पर फ्रिक्शन के अगेंस्ट मान लो मैंने यहां फोर्स लगा दी, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होती तो ये फोर्स इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ा पाती, बस इस फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन कम होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर मैं फोर्स नहीं लगाता तो हमारे पास स्पीड कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, दिस रिजल्ट इन लॉस इन काइनेटिक।
ओके, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्यों नहीं कहा? क्योंकि वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन अगेन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। और फ्रिक्शन इज नॉट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स अफेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट और बाय फ्रिक्शन डज नॉट अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? काइनेटिक एनर्जी में बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। यही इनकरेक्ट है बेटा, इनकरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाफ मास वी, ना तो मास नेगेटिव हो सकता है और ना ही वी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। तो इसने कहा मे बी नेगेटिव, तो ये इनकरेक्ट हो गया। पावर, वर्क एंड एनर्जी आर स्केलर, डॉट प्रोडक्ट है बेटा, स्केलर है। पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने देखा अगर रेफरेंस से ऊपर है तो पॉजिटिव, रेफरेंस पे है जीरो, रेफरेंस से नीचे है तो नेगेटिव। ओके, ब्लास्टिक पेंडुलम इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ बुलेट। ब्लास्टिक पेंडुलम वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आता है जिसमें क्या किया जाता है कि एक बुलेट को इसमें से पास करा देते हैं, फिर हमारे पास यहां से बुलेट बाहर निकल जाती है और ये राइज करता है, तो वहां से हम स्पीड ऑफ बुलेट को फाइंड कर पाते हैं। तो यानी कि ये भी क्या है? करेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा था बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, if force acting on body is inversely proportional to its speed, then its kinetic energies, जो हमारे पास फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए वी स्क्वायर चाहिए, एम वी स्क्वायर। किसके प्रोपोर्शनल? टाइम के साथ। किसके साथ रिलेशन चाहिए बेटा? टाइम के साथ। तो मैं इसको लिख लेता हूं dv बाय dt। v को इधर ले आओ बेटा, v dv इज प्रोपोर्शनल टू dt। अगर आप मेरा साथ दें, इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा, m ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 और ये आ जाएगा t 0 0 t v। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ये किसके प्रोपोर्शनल आ गई? टाइम के प्रोपोर्शनल आ गई बेटा। तो किसके प्रोपोर्शनल है? लीनियरली रिलेटेड टू टाइम। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बार बच्चे इसमें डाउट पूछते हैं बेटा। अ ट्रक, इसमें 2-3 वेरिएशन आती हैं क्वेश्चन की, और एक कार मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? सेम। आर ब्रॉट टू रेस्ट, फाइनली किस पे आ गए? रेस्ट पे, दोनों के दोनों। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? सेम। तो दोनों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर बोथ सेम हो गया, ऐसे लिख लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए क्या हो गया? ट्रक एंड कार के लिए सेम, क्योंकि दोनों की फाइनल 0, इनिशियल सेम दी गई है, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। विच बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस लगा सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। फोर्स दोनों पे क्या दी है? सेम। इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? सेम होगा। समझ में आई? तो कहता है विच ऑफ देम विल कम टू रेस्ट इन अ शॉर्टर डिस्टेंस, both will travel same distance before coming to rest बेटा, before coming to rest। ओके, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। समझ में आया बेटा?
काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, छोटी मोटी और वेरिएशंस भी इसमें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ बुलेट ऑफ मास m fired at 30 degree, fired at 30 degree with velocity v, 30 डिग्री पे फायर कर दी बेटा। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगी। द बुलेट हिट अ सॉफ्ट टारगेट एट हाइट h अबव द ग्राउंड while it is मूविंग डाउनवर्ड। जब ये नीचे आ रही थी, मान लो ये वाला कोई सॉफ्ट टारगेट है, h हाइट पे इसने इसको हिट कर दिया, while मूविंग डाउनवर्ड, नीचे आते समय बेटा। कब? नीचे आते समय। इमर्ज आउट विद हाफ द काइनेटिक एनर्जी, यहां पर जितनी एनर्जी से एंटर करती है उससे हाफ काइनेटिक एनर्जी से बाहर आती। इमरजेंस इंसिडेंस, हाफ एम वी इमरजेंस, हाफ एम वी इंसिडेंट। तो कितनी एनर्जी से बाहर आती है बेटा? हाफ से। तो हाफ का फैक्टर यहां लगाना था एक। अगर आप मेरा साथ दें तो v इमरजेंस हो गया v इंसिडेंट बाय रूट 2, यानी कि 0.707 v इंसिडेंट। इट हैड बिफोर हिटिंग द टारगेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू बुलेट आफ्टर इट इमर्ज आउट ऑफ द टारगेट। ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है हमें। ये कह रहा है the velocity of bullet remains same, no. The velocity of bullet will be reduced to half the initial, no. Velocity of the bullet will be more than half of the earlier, yes. जो इमरजेंस के बाद वेलोसिटी होगी वो इंसिडेंस वेलोसिटी के 0.7 टाइम्स होगी, यानी कि हाफ से ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी हाफ हुई है बेटा, बट वेलोसिटी क्या होगी? 1/√2 टाइम्स, यानी कि 0.7 टाइम्स। बुलेट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ। वैसे तो इसमें हमें ऑप्शन सी मिल गई तो पता चल गया, बट फिर भी आपको इसके ऊपर एक थॉट जरूर देना है। अगर ये वेलोसिटी कम हो गई, डायरेक्शन मान लेते हैं सेम है, तो ये दोनों ही कंपोनेंट कम हो जाएंगे बेटा। अगर ये वाला कंपोनेंट कम हो गया तो ये उतनी दूर जाके नहीं गिरेगा, ये उससे पहले कहीं पे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा। समझ गए भी? तो क्वेश्चन नंबर 25, a 120 ग्राम मास हैज वेलोसिटी दिस, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? जब हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है इस इंस्टेंट पे, तो पहले v की मैग्नीट्यूड लिख लेंगे बेटा। v है 2i प्लस 5j, तो मैग्नीट्यूड हो गई 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? ये √29। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। मास क्या है बेटा? 120 ग्राम डिवाइड बाय 1000 केजी हो गया। वी स्क्वायर √29 का स्क्वायर ओनली 29। अगर आप मेरा साथ दें तो ये 60, ये कट जाएगा। 9 इंटू 6 54, 5 6 इंटू 2 12 प्लस 5 17 बाय 100, तो इट इज गोइंग टू बी 1.74 जूल्स। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 की वीडियो सॉल्यूशंस फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटीजी। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडी।